आपके अपने YouTube चैनल साहित्य आप तक पर आप सभी साहित्य प्रेमियों का हम स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हम लोग छंद संबंधी बातें किए, मात्रिक छंद के विषय में विस्तार से चर्चा किए और छंद का जो मात्रा लगाने का नियम है उसके विषय में विस्तार से चर्चा किए। मात्रिक छंद के सभी भेद और उनके महत्वपूर्ण उदाहरण, उन पे मात्रा लगाने का प्रयास, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में किया। आज हम छंद का जो दूसरा भेद है वर्णिक छंद, इसके विषय में आप लोगों से बात करेंगे और हम लोग मिल करके इसको समझेंगे, इसके विषय में बात करेंगे। और मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है ये पहले से नहीं लिखा रहता। हम इसको लिखते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं और इसके पीछे जो तर्क है आपका समय बचाना। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम लाइव वीडियो करके लिखते रहेंगे तो लिखने में जो समय जाएगा उससे आपका समय बर्बाद होगा। तो इसलिए हम वीडियो को रोक करके पहले लिखते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसके बाद मिटाते हैं, फिर लिखते हैं, ताकि आप 2 घंटे की चीज़ को 25 मिनट में आप पढ़ करके अपना बढ़िया से पूरा कर लीजिए, आपका समय बचे। तो यही इतनी बात बतानी थी। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के वर्णिक छंद के विषय में। वर्णिक छंद के बारे में आज हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वर्णिक छंद की परिभाषा के विषय में हम लोग बात करते हैं। केवल वर्ण या अक्षर, आपको पता है कि मात्रिक छंद में मात्रा लगा करके छंद को पहचाना गया। मात्रा यहाँ पे भी लगेगा, लेकिन महत्व किसका है? वर्ण का है। और मात्रा के अनुसार इसके क्या नियम है, इस सब पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो इसका एक अंग है गण, जिस पे पूरा वर्णिक छंद चलता है, उस पे भी हम आपको विस्तृत चर्चा करके सारी चीज़ें एक एक चीज़ करके क्लियर करके बताएंगे। तो आइए, केवल वर्ण या अक्षर गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है। अर्थात इसमें किसकी महत्ता है? वर्ण या अक्षर की, यानी उन्हीं की अक्षरों की गणना की जाती है और उसी पे ये छंद आधारित है। हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हम आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें दें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अनायास की चीज़ें, अनावश्यक बातें करके समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। तो ये हो गया परिभाषा। वर्णिक छंद से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, आइए इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वर्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है। यानी अगर जैसे किसी छंद में बता दिया गया कि इस छंद के चरण में 12-12 अक्षर आएंगे या 31 अक्षर आएंगे, 31 वर्ण आएंगे, तो वो उतने ही रहते हैं, कम या ज़्यादा नहीं होते। जैसे मात्रिक छंद में हम लोग पढ़े अर्धसम में 11-13, 13-11, इस तरीके। बाकी अब ये चीज़ें जब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, भेद, उनके महत्वपूर्ण उदाहरण, तो ये सब सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लघु और गुरु का क्रम समान रहता है। लघु और गुरु क्या है? वो मात्रा। इसमें 4 चरण का होना जरूरी नहीं होता, यानी ये 2 चरण का भी हो सकता है, 3 चरण का भी हो सकता है, 6 चरण का भी हो सकता है। ये देखिए मुख्य बात कि इसके मुख्यतः कितने भेद माने गए हैं? 2 भेद माने गए हैं, साधारण वर्णिक छंद, दूसरा दंडक वर्णिक छंद। अब इसके विषय में थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए कि अंडरलाइन हम कर देते हैं कि 1 से 26 तक के वर्ण या पाद या चरण रखने वाले क्या कहलाते हैं? साधारण वर्णिक छंद कहलाते हैं। और जबकि 26 से अधिक वर्ण या पाद रखने वाले दंडक छंद कहलाते हैं। यानी अगर आपसे परीक्षा में सवाल कैसे पूछा जाएगा, इसको भी देख लेते हैं। तो परिभाषा तो सामान्य तरीके है, ज़्यादा कुछ इसके विषय में नहीं जानना है, याद रखना है कि मतलब परीक्षा में ये सब पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। आपसे पूछा क्या जाएगा कि वर्णिक छंद के कितने भेद माने गए हैं? तो 2 भेद माने गए हैं, साधारण वर्णिक और दंडक वर्णिक। ठीक है, यहाँ से आपसे सवाल बना सकता है कि 1 से लेकर के 26 तक अगर वर्ण या चरण रखने वाले छंद क्या कहलाते हैं? तो साधारण वर्णिक छंद कहलाते हैं। अगर 26 से अधिक वर्ण है तब कौन सा छंद कहलाएंगे? तो दंडक छंद कहलाएंगे। इस प्रकार ये वर्णिक छंद की थोड़ी सी परिभाषा और इसके विषय में जानकारी है।
इसको पहले आप लोग लिख लीजिए। फिर जो इसका अगला महत्वपूर्ण चरण है गण, उसके विषय में हम लोग चलिए बात करते हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम गण के विषय में बात करते हैं बगैर किसी देरी किए। अब देखिए बेटा, पहले अब इसको हम मिटाएंगे, वीडियो को रोकेंगे, इसको मिटाएंगे, फिर लिखेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे। उसके पीछे बस तर्क इतना है कि हमको वो वीडियो को 2 घंटा बना करके 2 घंटे का व्यूज नहीं लेना है, हमको कम समय में आपको ज़्यादा बातें बतानी है। तो आइए अब हम लोग आगे की बातें शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोग अब आगे गण के विषय में बात करते हैं कि गण की पहचान क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है और इसमें क्या क्या हमको याद रखना होगा, ये सब हम लोग चर्चा करते हैं। आइए, तो सबसे पहले कि यहाँ देखिए हम गण लिख दिए हैं, और एक चीज़ और लिख देते हैं। यहाँ तो हम देखिए लिखे ही हैं कि गणों की संख्या कितनी है, 8 है, यहाँ भी लिख देते हैं। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, देखते हैं इसको। वर्णिक छंदों की पहचान मात्राओं की सहायता से वर्णों की संख्या या क्रम का निर्धारण कर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ बहुत खास समझने वाली बात नहीं है कि मात्रा और वर्णों की संख्या के हिसाब से इस छंद का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है कि यह किस छंद का भेद है, यानी वर्णिक छंद के अंतर्गत ये कौन सा छंद है। अभी इसको हम जब उदाहरण से समझेंगे तो आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आइए, ये देखिए लाइन इंपॉर्टेंट है अब यहाँ से सब, कि सुविधा के लिए 3 वर्णों का, कितने वर्णों का, 3 वर्णों का गण बना लिया जाता है। यानी अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि वर्णिक छंद में जो गण है वो कितने अक्षरों से मिल करके बनते हैं, तो आप उनको बताइएगा 3 अक्षरों से। वो कौन कौन है अभी हम लोग चर्चा करते हैं। इनके उलट फेर से ही छंदों की रचना होती है, यानी ये गण आगे पीछे ऊपर नीचे होते हैं और उसी से उनका स्वरूप, छंद की पहचान, उसका नाम सब कुछ बदल जाता है। तो ये देखिए हो गया। यहाँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि गण में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। अब देखिए यहाँ पे 3 वर्णों का एक गण होता है। अब गणों की संख्या कितनी है, 8 है। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि गणों की संख्या कितनी मानी गई है व्याकरणाचार्यों के द्वारा, तो कितनी मानी गई है, 8 मानी गई है। इनको याद रखने के लिए एक सूत्र बना लिया गया है। उस सूत्र का क्या नाम है, ये देखिए, या माता राजभानस लगा, या माता राजभानस लगा। ये क्या है, ये गण को याद रखने का सूत्र है। अभी आप देखेंगे कि इसी सूत्र से 8 गण निकल करके आएंगे, उनका स्वरूप निकल करके आएगा, गण के नाम निकल करके आएंगे। और परीक्षा के लिए आप ये सूत्र और ये संख्या याद रखिएगा। किसी भी लेवल पे आप परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, तो यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। प्रथम, यहाँ अगली लाइन देखिए, प्रथम 8 वर्णों में, प्रथम 8 वर्णों में 8 गणों के नाम आ गए हैं। यानी यहाँ से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी भानस तक क्या है कि आपके 8 गण आ जाएंगे। अंतिम 2 वर्ण कौन, ला और गा, ला प्लस गा क्या कहलाते हैं, दशाक्षर कहलाते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा परीक्षा के लिए, कि अगर आपसे पूछ ले कि जो गण का सूत्र है या माता राजभानस लगा, उसमें ला और गा क्या कहलाते हैं, तो आप बताइएगा दशाक्षर कहलाते हैं। यहाँ देखिए, जिस गण का स्वरूप जानना हो उस गण के आद्यक्षर, कौन सा, आद्यक्षर अर्थात शुरुआत का अक्षर और उसके आगे के 2 अक्षर को इस सूत्र से ले लेना होता है। तो ये अभी गण के विषय में पूरी सामान्य जानकारी है। अब हम लोग इसी सूत्र से 8 गणों का नाम, उनका स्वरूप, उनकी क्या मात्रा बनेगी और उनका प्रभाव क्या होगा, इसके विषय में जस्ट अब हम लोग चलिए जानते हैं। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग तैयार करते हैं सूत्र को।
गणों के नाम को। तो चलिए हम लोग अब इसको मिटाते हैं और आते हैं अपने 8 गण के नाम को लेकर के। गण को हम लोग बिल्कुल लाइव समझेंगे। उसको पहले से ही लिख करके हम आपको इसलिए नहीं समझा रहे कि अगर जब हम लाइव आपको समझाएंगे तो आप एक एक चीज़ देखते चलेंगे, तो थोड़ी देर लगेगा। आइए सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखते हैं गण का। या माता राज भानस लगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी सूत्र से 8 गणों के नाम, ये देखिए हम लिख देते हैं गण। ठीक है, स्वरूप, चिन्ह या मात्रा और प्रभाव। तो आइए अब हम लोग इससे बनाते हैं गण और उसके विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, या माता राज भानस लगा, यानी पहले ही आपको हम बताए कि 8 अक्षरों से ही 8 गणों के नाम आ जाते हैं। वो नाम कौन कौन से हैं, आइए देखिए लिखते हैं। सबसे पहले या से यगड़, मां से मगड़, या से यगड़, मां से मगड़। फिर ता से तगड़, या से अगड़, मां से मगड़, ता से तगड़, रा से रगड़। जा से जगड़, भा से भगड़, तो कितने हो गए, 3 3 6, अभी 2 हैं। भा से भगड़, ना से नगड़। आइए ना से नगड़, और अंतिम है सा से सगड़। तो ये आपके 8 इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। सगड़, अगर देखिए नीचे नहीं दिखाई देगा तो अभी एक हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। ये यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं 8वें नंबर का सगड़। ठीक है, ये सगड़ है। अब इनका स्वरूप कैसे आप जानेंगे, देखिए गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब निकले कैसे हैं, या से यगड़, माँ से मगड़, ता से तगड़, रा से रगड़, जा से जगड़, भा से भगड़, ना से नगड़, सा से सगड़। यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ सगड़ नगड़ सगड़।
आपको करना क्या है, सिर्फ इस सूत्र को याद रखना है, इस सूत्र को याद रखना और इस सूत्र से कैसे गण निकलेंगे ये तरीका आपको जानते रहना, इसलिए हम इसको लाइव आपको दिखा रहे हैं। आइए अब स्वरूप कैसे निकालेंगे। आप पढ़े कि अगर किसी भी गण के स्वरूप को आपको जानना तो उसके आद्य अक्षर यानी शुरुआत का अक्षर और उसके आगे के 2 अक्षर को ले लिया जाता है, इससे क्या होता है, उसका स्वरूप पता चल जाता है। अब जैसे क्या है, यगड़, ठीक है, तो यह है। अब इसके आगे के 2 अक्षर को हम ले लेंगे, यानी किसको किसको, माँ और ता को। अब इसका स्वरूप यहां से क्या निकल के आएगा, या माता। देखिए होगा ना, या है और या के बाद हम इसके, ये आद्य अक्षर है, इसके स्वरूप को जानने के लिए इसके आगे के 2 अक्षर को ले लिए थे, क्या बन गया, या माता। अब देखिए मगड़, माँ है मगड़। अब यहां पे ये आद्य अक्षर है, इसके आगे के हम 2 अक्षरों को ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, माँ तारा। इसका ये क्या है, स्वरूप है। फिर इसी तरीके जब हम तगड़ की बात करेंगे तब ये हो जाएगा यहां से ताराजय, ठीक है। फिर रगड़ पे आ जाएंगे, रगड़ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे रा है आद्य अक्षर और ये जा और भा 2 इसके हो जाएंगे तो राजभा। अब देखिए फिर आया जगड़, तो जगड़ का जो ये आद्य अक्षर है इसके आगे का 2 ये है, ये हो जाएगा जभान, ठीक है। फिर है भगड़ यानी भा, यहाँ आप देखिए ये भगड़ यहाँ भा, तो ये आद्य अक्षर और ये 2 अक्षर मिल करके हो जाएगा भानस। फिर आपका आता है नगड़, ये ना, ठीक है। अब ये आद्य अक्षर है, इसके 2 अक्षर को हम ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, नसल। और सगड़ है लास्ट वाला, तो सा के 2 अक्षर को हम ले लेंगे, ये हो जाएगा सलगा। चाहे इसको आप सलगा लिख सकते हैं या यहाँ अनुस्वार भी लगा सकते हैं, सलगा हो जाएगा। तो इस प्रकार इसी सूत्र से देखिए इनके 8 गण निकले, उनके 8 गणों के नाम निकले। ये अंतिम वाले का यहाँ हम लिख दिए हैं सगड़, ये अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो। बाकी ये देखिए इसका स्वरूप ये यहाँ से है, ये देखिए अंडरलाइन कर दे रहे हैं, बार बार हम बता रहे हैं आपको। यगण का या माता, मगड़ का माँ तारा, तगड़ का ताराज, रगड़ का राजभा, जगड़ का जभान, भगड़ का भानस, नगड़ का नसल, सगड़ का सलगा। अब हम लोग इसके चिन्ह या मात्रा के विषय में बात करेंगे। तो वही फिर गुरु या लघु लगाना होगा जो मात्रिक छंद में आपको बताए हैं। तो आइए इसको हम लोग जल्दी जल्दी लगा लेंगे क्योंकि पहले ही हम इसको लगा चुके हैं। अब या माता का ये देखिए लघु गुरु गुरु, मातारा का गुरु गुरु गुरु, तराज का गुरु गुरु लघु, राजभा का ये देखिए गुरु लघु गुरु, फिर आपका जभान का गुरु नहीं सॉरी लघु गुरु लघु, लघु गुरु में आगे पीछे हो जाता कभी। भानस का हो जाएगा आपका गुरु लघु लघु, नस्ल का आपका लघु लघु लघु, सलगा का हो जाएगा आपका लघु लघु गुरु। ये हो गया इस पे इसके मात्रा, ठीक है। अब इनका प्रभाव क्या पड़ेगा आपको, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानना है गण के नाम और स्वरूप। ये निकलेगा कैसे, इसी सूत्र से। चिन्ह आपको पहले से ही पता है, मात्रिक छंद में आप लगा करके जान चुके हैं, उसके बारे में आपको पहले से ही पता है।
जो ये प्रभाव है इसको बस खाली आपको जानते रहना, इसको रटना नहीं है, याद नहीं करना। ये परीक्षा में बहुत कम पूछा जाता है। हम आपको ऐसे रुचिकर लगने के लिए, आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करने के लिए और आपको ज्ञान इसका रहे, इसलिए इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यामाता। इसका प्रभाव क्या है? शुभ माना गया है। ठीक है, मातारा का शुभ माना गया है। आइए अगला हम लोग बात करते हैं, तराज का अशुभ माना गया है और राजभा का अशुभ माना गया है। तो ये 4 का हो गया। अब देखिए ये 5वां, जभान का अशुभ है। फिर जो और बचे हैं लास्ट के, उनको भी देखते हैं। भानस का शुभ है, नस्ल का शुभ है, अंतिम है आपका सलगा, ये क्या है? अशुभ है। अब आप इसको पूरा एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसीलिए हम इसको लाइव जो इसका सूत्र है उससे सारे नामों को निकाल करके आपके समक्ष रख दिए, ताकि आपको कभी भी पढ़ते समय दिक्कत ना हो। ये देखिए थोड़ा सा नीचे होने के कारण ये सलगा का नाम थोड़ा हल्का दिख रहा होगा और इसका जो प्रभाव पड़ेगा अशुभ, ये भी थोड़ा हल्का ही दिख रहा होगा, इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एरो बना करके आप लिख लीजिएगा। दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा कट जा रहा है। तो इस प्रकार ये 8 गणों के नाम, इनका स्वरूप, ये चिन्ह मात्रा तो आसान है बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि हम इसके विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले ही। फिर इसका प्रभाव ये हम बता दिए। आप याद रखना चाहते हैं तो याद भी रख सकते हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है, आसान है कि ऊपर के 2 शुभ, फिर 3 अशुभ, फिर उसके बाद 2 शुभ, फिर लास्ट वाला अशुभ, यानी सब मिला के 2 2 4 शुभ हैं, 4 अशुभ हैं। तो अगर आप इनको याद भी रखना चाहते हैं तो कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। तो इनको आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। फिर उसके बाद अब हम आगे बात करेंगे हम लोग कि कौन कौन वो साधारण वर्णिक छंद हैं और कौन दंडक वर्णिक छंद है, उनके विषय में हम लोग बात करेंगे। उनके नाम के विषय में पहले बात करेंगे। तो आप लोग आशा करते हैं कि इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट करिएगा, हम आपके एक एक सवालों का जवाब देंगे। तो आइए अब हम लोग आगे की बात करने के लिए तैयारी करते हैं। आइए हम लोग अब जो वर्णिक छंद के भेद हैं उनके विषय में बात करते हैं। पहले उनके नाम के विषय में जानते हैं, फिर उनके विषय में पूरा डिटेल से जानेंगे। तो जैसे हम बताए कि वर्णिक छंद के 2 भेद माने गए हैं। कौन कौन? साधारण वर्णिक छंद और दंडक वर्णिक छंद। यानी 1 से 26 वर्ण तक जिसमें है वो साधारण है और उससे ऊपर कौन है? दंडक है। अब ये कौन कौन है? ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं, हम इनसे आपको अवगत कराते हैं। द्रुत विलंबित छंद, मालिनी छंद, शालिनी छंद, इंद्रवज्रा छंद, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ वर्णिक छंद, वसंत तिलका छंद और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सवैया। आप अगर किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या आपकी अभी एकेडमिक पढ़ाई चल रही है, तो सब के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट छंद है वो है सवैया। इसके विषय में आपको जानते रहना है, इसके पहचान को जानते रहना, जो अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे।
तो दंडक में है घनाक्षरी, इसके दो भेद माने गए हैं, रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी। अभी उस सब के विषय में, उनके उदाहरण के विषय में हम लोग जस्ट चर्चा करेंगे। और फिर एक और कौन है, मनहरण है। ठीक है, तो इस प्रकार ये साधारण वर्णिक छंद और ये दंडक वर्णिक छंद के महत्वपूर्ण नाम हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज के लिए बस इतना ही। हम अगली वीडियो में, जस्ट अगले क्लास में, इस सब के जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, उस पे गण किस तरीके लगेंगे, इनकी पहचान क्या है, इस सब के विषय में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो कल तक के लिए आप लोगों से हम विदा लेंगे। चलते चलते आप लोगों से गुजारिश है कि अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम हमेशा अनवरत आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा को पहुंचाते रहेंगे। आपसे ये वादा है कि हम शिक्षा को बेचेंगे नहीं। तो अपने इष्ट मित्रों को भी जोड़िए। चलते चलते आप लोगों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर नई ऊर्जा के साथ।